अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बोला? राइट नहीं है। अच्छा। अच्छा अहमद, आपने बोला कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप जब भी पढ़ते हो तो आपको बुरा महसूस होता है, आप फील करते हो, आप क्राई करते हो, ठीक है। तो यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। इसकी वजह मतलब ये फायदा देगी आपको। इसकी वजह ये है कि जब आप किसी चीज को समझ मतलब आपको फीलिंग आ रही है ना, तो इसका मतलब है आप समझ रहे हो उस बात को। एक चीज। दूसरी बात, जब आप उस चीज को पढ़ने के बाद आपके इमोशंस जागते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि आपकी नॉलेज जो है वो उसमें इजाफा हो रहा है, आपकी मेमोरी जो आवाज नहीं आ रही। वो स्ट्रांग हो रही। किसको आवाज नहीं आ रही? किसको आवाज नहीं आ रही? अच्छा अहमद, आपको आवाज आ रही है? अच्छा हाफिज मिराज, बाकी सबको आवाज आ रही है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है? प्लीज चेक योर डिवाइस। अच्छा अहमद, तो देखो मैंने आपको बोला कि आपकी ये स्ट्रेंथ इस वजह से, एक तो आप समझ रहे हो चीज़ को, दूसरा सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है वो ये कि आप आप जब इमोशंस आपके डेवलप होते हैं ना, तो आपकी मेमोरी में वो बैठ जाती है बात। फॉर एग्जांपल, आपने जिन्ना के बारे में पढ़ा कि जिन्ना ने किस तरह से स्ट्रगल किया। उन्होंने वहाँ से जो है वो बैरिस्टर थे और वहाँ पे बहुत अच्छी लेविश लाइफस्टाइल को छोड़ के बरसगीर आए। तो आपको फील हुआ होगा, या फिर ये देखा होगा कि उन्होंने किस तरह से कांग्रेस की जो थी पॉलिसी के हमने जो है पाकिस्तान नहीं बनने देना, तो उन्होंने कोशिश की कि ठीक है कॉम्प्रोमाइज हो जाए लेकिन सिर्फ मुसलमानों को हक मिल जाए। तो आपकी इमोशंस हुई हैं, ठीक है, इमोशंस रेज हुई हैं। तो अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी मेमोरी में वो बात बैठ जाएगी, आपके जहन में बात बैठ जाएगी। उसकी वजह ये कि साइकोलॉजी में मैंने लर्निंग के ऊपर और मेमोरी के ऊपर बहुत रिसर्च कर रखी है। तो साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप आपकी किसी बात के ऊपर इमोशंस होते हैं ना, अराउज, तो वो जहन में बात बैठ जाती है। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ कि आप बचपन में कभी आपके साथ कोई हादसा हुआ हो या आप बहुत रोए हुए हो, तो अभी तक आपको याद होगी। 15-20 साल हो गए लेकिन अभी तक वो बात याद है। उसकी वजह ये है कि आपके इमोशंस की वजह से वो आपके जहन में बात बैठ गई है। क्योंकि आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसके बारे में आप सोचते हैं, उसके आप गौर फिक्र करते हैं, आप उसको टाइम टू टाइम आपको याद आती रहती है चीज़। तो ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, इससे आप परेशान ना हो। आप रोएं, आप पढ़ते वक्त आपको कोई भी फीलिंग आ रही है उसको अच्छा समझे, इसको बुरा ना समझे, ठीक है। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूंगा जो भी पढ़ रहे हो लोग, वो सारे कोशिश करें कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इमोशंस को इन्वॉल्व करें। जैसे कि आप मूवीज देखते हो ना, मूवी फिल्म मेकर्स क्या करते हैं, वो जानबूझ के इमोशंस आपके अराउज करते हैं ताकि आपके जहन में वो बैठ जाए मूवी, ठीक है। तो जो आप लाइन पढ़ोगे, जो आप आर्ग्यूमेंट पढ़ोगे, जो आप फैक्ट पढ़ोगे, जो आप कहानी पढ़ोगे, आपके जहन में तब बैठेगी जब आप उसके उसके लिए फीलिंग्स आप डेवलप करते हो, ठीक है। तो ये अच्छा है, ये इसके ऊपर आपने परेशान नहीं होना है मत, ठीक है। और कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछें। जी नाजिया, आपने कोई सवाल नहीं पूछा, प्लीज़ आप सवाल पूछें, उसके बाद नदीम पूछ सकते हैं सवाल, और फिर हाफिज़ मिराज, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे इस सेशन को। 6 बजे से हम ये कर रहे हैं सेशन, और हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते हैं ताकि मैं रिकॉर्डिंग जो है यूट्यूब पे अपलोड ना करूँ। इतना कोई बड़ा चैनल नहीं है, एक चैनल तो है बड़ा अच्छा, वो मेरा 1,20,000 सब्सक्राइबर है, उसके ऊपर नहीं करूँगा। एक छोटा सा यूट्यूब का CSS के हवाले से चैनल है, उसके ऊपर करूँगा, ताकि मैं ये जो ग्रुप है आपका जहाँ से आपने लिंक उठाई है उसी के अंदर मैं शेयर करना चाहूँ। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि
इस टाइम पे लाइट नहीं होती या इस टाइम पे वो बिजी होते, ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उन्होंने कहा था मुझे कि रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। तो नदीम प्लीज आप ही बता दीजिए कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में, आपकी सीएसएस में। नाजिया आप क्यों नहीं अनम्यूट कर पा रहे माइक को, नदीम और हाफिज मिराज प्लीज जल्दी से, हमारे पास 10-15 मिनट हैं क्योंकि 8 बजे हमारी मेरी एक और क्लास है, करंट अफेयर्स का क्विज है, अगर कोई लेना चाहता है तो वो। जी सर। जी प्लीज बोले। सर पढ़ते हुए ना बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, मतलब इवन जो है ना हेडेक हो जाता है काफी बार। और चीजें गेन नहीं कर रहे होते, हम जिस स्पीड से पढ़ना चाह रहे तो जिस कहते हैं कि जिस जल्दी से जल्दी चीजें जो है ना थोड़े टाइम के अंदर जल्दी पढ़े, ज्यादा पढ़ लें, ज्यादा चीजें याद कर लें, वो नहीं हो रहा। इस वजह से जो है ना हमें हेडेक फील हो जाता है, किसी और उसमें चले जाते हैं लाइफ में, तो ये इशू बहुत बार होता है। और दूसरा ये चीज है कि रिटेन मतलब पढ़ते हैं फिर जो ना वो चीजें भूल जाते हैं, रिटेन का मसला भी है, मतलब बहुत जो ठीक है, पढ़ते हैं ना ज्यादा खिचड़ी बन जाती है। सही है, खिचड़ी तो बननी चाहिए, अच्छी बात है, मतलब क्रिएटिविटी हो रही। लेकिन मैं आपकी बात समझ गया, खिचड़ी से मतलब ये, जी जी सादिया यू कैन गो, थैंक यू सो मच, यू कैन गो। देखो मिराज, आपके हेडेक शायद इस वजह से भी होता हो कि आपकी आई साइड का प्रॉब्लम हो या लाइट की कंडीशंस, लेकिन उसके अलावा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपको बात जब समझ नहीं आ रही होती तब भी बर्डन फील होता है, आप कह रहे होते हैं कि यार मैं पढ़ भी रहा हूँ लेकिन मेरे जहन में बोझ है, तो उसका, और फिर रीडिंग आप चाहते हैं कि ज़्यादा जो है वो चीज़ें आप कम टाइम में कवर करना चाहते हो, रिटेन भी नहीं हो रहा। तो रीडिंग तो देखो करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है, क्योंकि सीएसएस में अक्सर वो लोग पास होते हैं जो रीडिंग करते हैं। तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, और उसका तरीका ये है कि रोज़ आप एक एक पेज से शुरू करो, एक हफ्ते बाद 2 पेजेस, 3 हफ्ते बाद 3 पेजेस, लेकिन डेली आपने पढ़ने। जब डेली आप पढ़ते हो ना तब आपकी रीडिंग हैबिट डेवलप होगी, अदरवाइज मुश्किल है कोई भी हैबिट डेवलप करना। अब ये तो हो गया डेवलपमेंट ऑफ हैबिट। उसके अलावा आपको समझ जो बात नहीं आ रही ना, तो समझ आपको तब बात आएगी जब आपका उसके ऊपर बैकग्राउंड होगा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी तब। तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कहाँ से लानी है? बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब के ऊपर, जी 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 सादिया थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एज वेल। आप भी इंशाल्लाह कर जाएंगे सीएसएस, इंशाल्लाह आपको भी अल्लाह नवाजेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस टू हियर अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर करियर एंड एवरीथिंग एल्स, थैंक यू सो मच। जी नदीम ठीक है। अच्छा तो हाफिज आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि YouTube के ऊपर आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले YouTube के ऊपर कोई अच्छी सी क्वालिटी वाली वीडियो उसके ऊपर देख लें, एनिमेटेड हो, डॉक्यूमेंट्री हो, कोई टॉक शो उसके ऊपर हो रहा हो, या कोई और वीडियो अंग्रेज़ों की हो या पाकिस्तानियों की, इंडियंस की हो, उसके ऊपर आप देख लें, लेकिन क्वालिटी वाली चीज़ हमेशा देखा करें, कोशिश करें कि वो बेस्ट की हो तो वो ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आप उसके बाद आपने रीडिंग करनी है, और रीडिंग आपने किस तरह करनी है कि पहले ना चैप्टर के हेडिंग देखें, हेडिंग्स जो भी हैं चैप्टर के अंदर वो देखें, जैसे कि जैसे कि सब हेडिंग्स होती हैं वो आप देखें। फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी पैराग्राफ, हर पैराग्राफ के शुरू में जो लाइन है वो पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पैराग्राफ किस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ है। पैराग्राफ का रूल ये होता है कि पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है उसमें टॉपिक लिखा हुआ होता है। टॉपिक जब आपको पता चल जाता है कि भाई किस बारे में ये टॉपिक लिखा हुआ है, मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो बहुत इजी हो जाता है।
तो चैप्टर डिटेल में पढ़ने से पहले आप एक बार उसको सर्वे कर लो, स्किम कर लो, नज़रों से गुजार लो, यानी पेजेस आप सिर्फ आप उसको टर्न करते जाएं और देखते जाएं कि उसमें हेडिंग्स कौन सी हैं, उसमें फिगर्स क्या हैं, टेबल्स कौन सी हैं, उन हेडिंग्स को आप देख लो। एक बार जब आपने देख लिया ना तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए एब्जॉर्ब करना, बहुत इजीली आप उसको फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है और रिटेंशन भी बढ़ती है। मज़ीद रिटेंशन के लिए ये करना है आपने कि आप उसको कोशिश करें कि लिख लें पॉइंट्स को, ठीक है। देख के लिखना है तो ठीक है, अगर देख के नहीं लिखते तो मज़ीद आपको याद बहुत अच्छे से होगा। दूसरा तरीका रिटेन करने का ये कि आप उसको स्पीक आउट करें। अगर लिखने में मज़ा नहीं आ रहा तो स्पीक आउट करें, जो आपने एक पेज या एक पैराग्राफ या एक चैप्टर पढ़ लिया है उसको समराइज करके 5 मिनट 4 मिनट आप आईने में देखें, आईने में ना देखें, वैसे ही अपने आप को बोलें, किसी दोस्त को बताएं, किसी को भी मतलब स्पीक आउट करना है जो भी आपने पढ़ा है। इससे आपकी नॉलेज जो है वो रिटेन होगी, आपकी अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज़ बेहतर होंगे, ऑर्गेनाइजेशन आपकी होगी थॉट्स में, और ये जो प्रॉब्लम है ना समझ नहीं आती वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बेहतर होती जाएगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का प्रॉब्लम है ना आपके अंदर। जैसे कॉम्प्रिहेंशन का वो आता है सवाल, तो वो क्यों क्या चेक करते हैं, वो यही चेक करते हैं कि क्या आपको आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है। तो पहले एक आप YouTube के ऊपर देख लें कोई सिंपल सी वीडियो 2-4 मिनट, उसके बाद टॉपिक पढ़ें। टॉपिक पढ़ने से पहले भी, डिटेल में पढ़ने से भी पहले आप पूरे चैप्टर को पढ़ लें, देख लें कि कौन सी हेडिंग्स है। अगर आर्टिकल है उसमें भी ऑफ कोर्स हेडिंग्स होंगी, अगर हेडिंग्स नहीं है तो आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आप पढ़ लें। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि डिटेल में पढ़ें। डिटेल में पढ़ने के बाद आप उसके आउटलाइन बना लें, नोट्स बना लें, बुलेट पॉइंट्स में लिख लें, या समरी बना लें, एक प्रेसी जैसे बनाते हैं एक पैराग्राफ लिख लें। उसके बाद एक बार आप उसको स्पीक आउट कर लें। स्पीक आउट किस तरह करेंगे, जो आपने पढ़ा है उसको एक्सप्लेन कर दें। इससे आपकी रिटेंशन 100% इम्प्रूव होगी और ये प्रैक्टिस से मज़ीद आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेहतर होगी। फिर आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ब्रेन को ऑटोमेटिकली ये लगेगा कि भाई ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसके ऊपर मुझे लिखना भी है, बोलना भी है, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिटेन करता जाएगा, ज़्यादा एफर्ट लगाएगा, ज़्यादा वो अच्छे से उसको पढ़ेगा, उसकी कॉम्प्रिहेंशन और समझने की स्किल्स बेहतर होगी ऑटोमेटिकली। ये प्रैक्टिस से होता है हर चीज़, ठीक है। जैसे कि ड्राइविंग करते वक्त ना मतलब शुरू जब आप करते हो, सीखते हो, तो आप क्लच दबाना है, फिर गियर चेंज करना है, स्टेयरिंग को भी संभालना है, एक्सीलेटर को भी ठीक करना है, आगे पीछे हर चीज़ देखनी है। तो ये सारी चीज़ें आप शुरू में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। फिर आप इनवॉलेंटरी हो जाते हो प्रैक्टिस की वजह से, यानी आप बात भी कर रहे हो, सॉन्ग्स भी सुन रहे हो, कुछ और सोच भी रहे हो, लेकिन आप अपनी मंजिल पे भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाते। तो ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है। बिलीव इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस। ये वाली जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको प्रैक्टिस करें, आपकी सारी मसला हल हो जाएगा। जी नाजिया प्लीज़ स्पीक आउट। नाजिया ने अगर सवाल नहीं पूछा तो हम उसको एंड कर देंगे। ओके, आप सवाल नहीं पूछ रहे नाजिया, तो फिर मेरा ख्याल है इसको एंड करते हैं। अब 1 महीने के बाद हम इस सेशन को करेंगे। ये मंथली सेशन है, फ्री सेशन है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अच्छा फैज़ान, आपने अभी ज्वाइन किया, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। जी अहमद, आप भी पूछ सकते हो, प्लीज अनम्यूट। Sir, जी can you hear me? जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अगर किसी चीज को विजुलाइज किया जाए, मतलब मैं टॉपिक एक स्टडी कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है, और मैं विजुलाइज कर रहा हूँ थिंग्स को, और मैं बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गया हूँ, क्या ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है या नहीं? बहुत क्योंकि अच्छा, मैं बहुत लास्ट टाइम अच्छा। इसी सिचुएशन
को हैंडल करते हुए मैं डिप्रेशन में चला गया और मुझे एक साइकोलॉजिस्ट को हायर करना पड़ा। अच्छा, तो क्या आप इस बारे में कोई राय देंगे, क्योंकि मैं अभी अपनी ना इन्हीं चीजों के बारे में। देखो, इसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपनी स्ट्रेंथ समझो, क्योंकि ये चीज़ आपको फिर एग्जाम में याद रह जाएगी। तो विजुलाइज करना बहुत अच्छा है। विजुलाइज और फीलिंग के ऊपर तो मैंने बात कर ली, लेकिन विजुलाइज के ऊपर शायद मैंने शुरू में बताया हो, मैं हमेशा सबको यही बताता हूँ कि विजुअल लर्निंग इज़ द बेस्ट एंड इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग। उसकी वजह यह है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो मेंटल पिक्चर्स की सूरत में सोचता है, और लेकिन हम जब पढ़ रहे होते तो हमें रिटेन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते इमेजेस में। जब इमेजेस में आपका ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा, तो ये तो आपकी पावर है। तो इसको आप अच्छा समझो और इसको बुरा ना समझो। कोई ज़रूरत नहीं है साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की, इसको अच्छा समझ के अपनी जहन में अडॉप्ट करो और एम्ब्रेस करो। जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उसको एम्ब्रेस करो और बोलो कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, और उसको एंजॉय करो यार फीलिंग्स को। हम क्यों मूवीज ऐसी देखते हैं जिसमें गम होता है, गुस्सा होता है, जिसमें डिप्रेसिव मूवीज होती हैं, जिसमें बहुत भयानक हॉरर मूवी क्यों देखते हैं, इस तरह की जिसमें सैडनिंग इवेंट्स होते हैं क्यों देखते हैं? एंजॉयमेंट के लिए देखते हैं। और लोग क्यों देखते हैं, बनाते क्यों हैं? इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें मज़ा आता है, आप भी इसको एंजॉय करें। तो ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग विजुअल लर्नर ही होते हैं क्योंकि हम सब की विजुअल लर्निंग की कैपेसिटी बेहतर होती है। इसी वजह से मैं हमेशा आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ, वीडियोस भी बना देता हूँ, और अपने सेशंस में भी बताता रहता हूँ कि आप मूवीज़ देखें जिससे आपको नॉलेज मिलती हो, जिससे आप कुछ सीखें, और डॉक्यूमेंट्रीज आप देखें, वीडियोस देखें। उसकी वजह यह है कि आप बहुत अच्छे से याद आपको रह जाती है चीज़। जो आप बुक में पढ़ेंगे ना एक टॉपिक, तो वो यू आर लेस लाइकली टू रिमेंबर इट, लेस लाइकली टू memorize it as compared to if you are watching a movie on the same topic. For example, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर आपने एक मूवी देख ली तो आपको याद रह जाएगी, क्योंकि मूवी विजुअल है ना, और उसमें साउंड भी है, उसमें इमोशंस भी हैं, तो इसलिए बहुत इजीली आप उसको याद कर लेते हो। लेकिन वही चीज़ आप एक चैप्टर में पढ़ो तो एक पहली बात तो आप पढ़ना आपको मज़ा ही नहीं देता। अगर पढ़ भी लेते हो पूरा चैप्टर 30 पेजेस का, तो आपको याद बहुत कम चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए विजुअल लर्निंग से फ़ायदा उठाएं और डॉक्यूमेंट्रीज देखें। मैंने सजेस्ट भी कर रखी हैं, मेरे आर्टिकल्स हैं ग्लोबल विलेज स्पेस के ऊपर, मूवीज़ भी हैं, उनको आप देखें और फ़ायदा उठाएं। इससे आप घबराएं ना अहमद, ठीक है? और सलीमा, आपका भी मैंने मैसेज पढ़ा है जी। और क्या कहना चाहते हैं सलीमा? मैंने एक चीज शेयर करनी थी जी जी। अपने यहाँ पेरेंट्स के साथ। जब हम मास्टर्स कर रहे थे तो उस टाइम एक तो टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था, 50 बुक्स थी, और प्लानिंग तो काफ़ी अच्छी उस टाइम की थी, टाइम टेबल प्रॉपरली बनाया हुआ था बुक्स के हिसाब से। तो ऐसा होता था कि हमारे कुछ जो पेपर्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक के अंदर से जो है हमारा कुछ पेपर आता है, और वो जो है हर चीज एट दी स्पॉट जो है वो माइंड में रखना, इतनी ज्यादा बुक्स और लाइंस, किस कैरेक्टर ने कब कहाँ कैसे किस वजह से बोली थी, तो ये सब चीज जो एज अ टेक्स्ट जो है वो याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने ये ट्रिक की थी कि अगर कोई भी प्ले है या कोई नॉवल है, पोइट्री है, तो वो मैंने जो है एज अ विजुअल जो है वो मैंने याद की। किस तरह से कि एक तो मेरे सामने बुक ओपन थी और दूसरा मैं दूसरी साइड पे उसकी मूवी सामने देख रही थी, तो वो जो है लिसनिंग और आप कहाँ पे स्पीकिंग मूवी आप कैपेसिटी। जहन में खुद बनाते थे वो फिल्म मूवी बनाते थे, या नहीं, आप बुक्स हैं, थे? सिलेबस की बुक्स हैं। नहीं नहीं, मूवी आप कहाँ, आप बोल रहे हो ना कि मूवी आप एक साइड पे बुक होता था। यूट्यूब से। अच्छा अच्छा अच्छा, यूट्यूब से। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छा है, जबरदस्त है। तो बिल्कुल इसी तरह करना अक्सर चाहिए जी जी। लाइंस गेस नहीं हुआ होती थी ना, तो वो फिर हर चीज माइंड में। एक एक पेपर की 5 बुक्स होती हैं, तो 5 और फिर 5 को मल्टीप्लाई करें तो इतनी ज्यादा। तो जी फिर उस चीज की मैंने ये ट्रिक जो है निकाली थी कि
मैं एक तरफ यूट्यूब से उसको ऑन कर देती थी, वो स्पीकिंग भी वो उस तरफ से हो रही थी, पता भी चल रहा था। एक तो वॉइस जो है वो कैरेक्टर्स की माइंड में फिक्स हो जाती थी, और जो लाइंस थी कैरेक्टर्स वो भी याद हो जाते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है तरीका, और मैंने भी इसको फॉलो किया हुआ है। और अच्छा देखो, अगर आपके पास मूवी नहीं भी मिल रही ना, तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का मैं जब आप पढ़ाता हूँ, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं सिर्फ तस्वीर दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल बिस्मार्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो बिस्मार्क की मैं तस्वीर स्टूडेंट को दिखा देता हूँ। अगर पेंटिंग्स वगैरह कुछ हैं तो वो दिखा देता हूँ, मैप्स दिखा देता हूँ। फिर उनको मैं बोलता हूँ कि आप खुद विजुलाइज करें, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे उन कैरेक्टर्स को जो मैंने आपको दिखाई है तस्वीर, उसको जहन में मूवी अपनी खुद बनाएं। तो आप खुद से भी बना सकते हो मूवी, अगर ऑलरेडी उसके ऊपर कोई मूवी या वीडियो नहीं है जो आप पढ़ते हो सलीमा, उस पर तो बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर आप नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, होती नहीं है। तो ये आप खुद से भी जहन में भी आप बनाएं। सबको सलीमा तो शायद करती होंगी, बाकी सबको मेरी एडवाइस है कि आप ऐसा करें। आप खुद से कैरेक्टर्स बनाएं, जिन्ना को इमेजिन करें, जिन्ना मिल रहे हैं, गांधी को लेटर्स लिख रहे हैं, लेटर्स में क्या लिख रहे हैं, फिर गांधी क्या कर रहा है। इस तरह से आप अपने जहन में आंखें बंद करके या आंखें खोल के इमेजिन करें वो सारा सिनेरियो। इससे बहुत इजीली याद हो जाता है और मज़ा भी आता है। ठीक है, मूवीज देखने में मज़ा आता है तो जाहिर है ये भी करने में मज़ा आएगा। बल्कि जो बुक रीडर्स है ना, उनसे मैंने पूछा, एक बुक रीडर है बहुत मेरा फ्रेंड है, उससे मैंने पूछा कि यार आप कैसे इतने बुक्स पढ़ लेते हो। वो एक हफ्ते में एक बुक पढ़ लेता है, और तकरीबन 400-500 बुक पढ़ चुका है 3-4 सालों में। तो उसने उस उसने बोला कि उससे मज़ा आता है पढ़ने में। मैंने कहा क्यों, कैसे मज़ा आता है? मैंने कहा इससे अच्छा तो यार मूवी देख ले बंदा। तो उसने कहा नहीं, पढ़ते वक्त जो है ना आप इमेजिन करते हो, तो वो आप खुद जब बना रहे होते हो, पढ़ रहे होते हो, इमेजिन कर रहे होते हो, तो बहुत मज़ा आता है करने में। तो इसलिए जो है ना वो लोग पढ़ पाते हैं, जो भी बुक रीडर होते हैं, नॉवल रीडर्स, वो इसी तरह करते हैं। तो आप भी ये ट्रिक जो है ना यूज़ करें। अच्छा, नाजिया का क्वेश्चन अल्टीमेटली आ गया, मैं बार बार पूछ रहा था। सर मेरे पास 2 डिसिप्लिन है, सोशियोलॉजी एंड आईआर, कौन सा डिसिप्लिन बेहतर है फॉर फर्दर प्रोसीड? आई एम कंफर्टेबल विद सोशियोलॉजी, व्हाट्स योर सजेशन अकॉर्डिंग टू स्कोप? डिसिप्लिन है इसका मतलब ये कि आप, अच्छा आप कौन से अभी आप एजुकेशन आप कर रहे हो, अगली एजुकेशन कौन सी है? बैचलर्स है, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, एमए है, या मास्टर्स है, एमफिल है? ये मुझे प्लीज़ बताएं। क्या आप इंटर में हो? तो प्लीज़ नाजिया प्लीज़ ये भी बताएं ताकि मैं उस हिसाब से आपको बताऊं। अहमद थैंक यू। और फैज़ान आप भी सवाल पूछ सकते हो। अच्छा एमफिल का आप पूछ रहे हो, यार एमफिल के हवाले से मैं आईआर आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, आईआर की स्कोप पाकिस्तान में ज़्यादा है, थिंक टैंक्स हैं, आगे चल के यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बन चुके हैं। सोशियोलॉजी में ऑलरेडी कंपटीशन ज़्यादा है, सोशियोलॉजी तो लिमिटेड है मेरे ख्याल से। आईआर जो है वो उसका स्कोप आगे चल के बहुत आना है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा है। उसके अलावा आप सीएसएस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हो आईआर, और आईआर आपकी न्यूज़ एजेंसीज में भी काम आती है, थिंक टैंक्स में भी काम आती है आपकी। आईआर आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बाकी आपका इंटरेस्ट जिसमें हो उसमें आप जा सकते हो। सीएसएस आप कर रहे हो उसमें भी आपके आईआर ज़्यादा फायदेमंद है। ओवरऑल सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स देखें उसमें भी, और वैसे भी देखें तो सोशियोलॉजी 100 मार्क्स का है और आईआर 200 मार्क्स का है। और आईआर की जब आप करते हो ना, आईआर एक ऐसा है कि आईआर की वजह से बहुत सारे और सब्जेक्ट्स तैयार होते हैं। नो डाउट सोशियोलॉजी की वजह से भी होता है फ़ायदा, लेकिन आईआर की वजह से आप थोड़ी सी यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, थोड़ी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो, थोड़ी आप अब वॉर स्टडीज़ पढ़ रहे हो, थोड़ी आप मिलिट्री साइंस पढ़ रहे हो, थोड़ी आप
आई लॉ पढ़ रहे हो, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते हो, ठीक है जी। नदीम, नदीम अनम्यूट करके पूछ सकते हो, मैं तो अब बोल बोल के थक गया हूँ, नेक्स्ट क्लास भी है। फैज़ान आप भी पूछ सकते हो यार, आप क्यों नहीं पूछ रहे सवाल? नदीम प्लीज आस्क जी प्लीज। नदीम आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो यार आप लोग अगर सवाल नहीं पूछ रहे तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ। फैजान प्लीज अनम्यूट योर माइक या फिर चैट में ही पूछ लो। किसी और का कोई सवाल, क्योंकि हम एंड कर रहे हैं इसको। अब 1 महीने के बाद आपको चांस मिलेगा, अदरवाइज आप व्हाट्सएप की चैट पे भी पूछ सकते हो। जी सलीमा आपने माइक अनम्यूट जी। जी मैंने एक्चुअली मेरा मास्टर्स इंग्लिश में है, तो मुझे इसको ऑप्ट करना चाहिए एज ए सीएसएस सब्जेक्ट ऑप्शनल? किस चीज को ऑप्ट करना है आपने? इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ ना। इंग्लिश लिटरेचर, उसमें यार इंग्लिश लिटरेचर सीएसएस में स्टूडेंट्स उठाते नहीं है, वो भी नहीं उठाते जिन्होंने लिटरेचर पढ़ा है। उसकी शायद वजह ये है कि कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन देखो अगर आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं टॉपिक्स, आप सिलेबस चेक करें, अगर आपने पढ़े हुए हैं तो फिर तो आपके लिए टाइम नहीं लगेगा, तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई। दूसरा, फिर आप पास पेपर भी देखें, पास पेपर देखें क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो, आपके जहन में इमीडिएटली अगर उसका जवाब आ रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसको ऑप्ट करने में। फिर तो एक तैयार है ऑलरेडी आपके पास सब्जेक्ट, तो क्यों नहीं कर रहे आप, ठीक है। इस तरह से आपने लेना है, सिलेबस और पास पेपर दोनों को चेक करें। बाकी स्कोरिंग ट्रेंड को भूल जाए, उसका कोई इशू नहीं है। नाजिया आप क्योंकि जी जी सलीमा जी। क्योंकि मैं काफ़ी जो है ना, काफ़ी क्या 2-4 CSPs के मैंने लेक्चर्स लिए थे, तो उन्होंने ये बताया था कि आपको ये ऑप्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता ना। तो एज ए सिलेबस अगर देखें तो उसमें तकरीबन मेरा 50% जो है ना वो मुझे आता है, यानी कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो बस यही मैं इस बात चीज़ है, की मैं मुझे पता है कि अक्सर लोग नहीं लेते और रेकमेंड भी नहीं किया जाता, मेंटोर्स रेकमेंड नहीं करते, और उसमें ज़ाहिर है ये आपकी वजह आ गई स्कोरिंग वाली भी। तो स्कोरिंग के ऊपर ना मैं एग्री नहीं करता लोगों के साथ। उसकी वजह ये है कि मैं बोलता हूँ अगर आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा और आपने पढ़ा भी हुआ है और आपका 50% फॉर एग्जांपल आपका है उसमें कवर्ड, तो फिर आप क्यों नहीं उठा रहे सिर्फ, क्योंकि स्कोरिंग हमेशा चेंज भी होता रहता है, हर साल चेंज होता है स्कोरिंग। आपको नहीं पता कि अगली अगली बार हो सकता है अच्छी मार्क्स आ जाएं। स्कोरिंग की खास एक वजह ये होती है ना, स्कोरिंग कम स्कोरिंग की वजह वो ये होती है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं उसको। अक्सर तो यही वजह होती है। फॉर एग्जांपल आईआर बहुत सारे लोगों ने ले लिया, तो इस वजह से कंपटीशन बढ़ गया, यूनिक चीज़ नहीं मिल रही एग्जामिनर को, तो ज़ाहिर है वो बोर होके कम मार्क्स देगा। लेकिन अगर आपके पास यूनिक चीज़ है और आपकी स्टडी अच्छी है तो आपको अच्छी मार्क्स मिलेंगी, और आपकी बैकग्राउंड है, स्टडी भी है, और आपका 50% है कवर्ड, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इसको कवर करने में। तो मेरी सजेशन ये कि आप इसको भले ऑप्ट करें। नदीम पूछ रहे सर आई हैव दिस क्वेश्चन काइंडली रिस्पॉन्ड मी। इसी ग्रुप में से अगर जेंडर स्टडीज ऑप्ट कर लिया जाए तो कैसा है ये? जेंडर इंग्लिश स्टडी अगर लिटरेचर आपको जेंडर इंटरेस्टिंग दोनों? लगता है तो आप ऑप्ट कर सकते हो, मुझे तो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मुझे तो बड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है ये। अच्छा, जी, तो आपकी क्योंकि नॉलेज के ऊपर है, इंग्लिश इंटरेस्ट के ऊपर है। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर में ऐसा है ना कि हमारे कुछ राइटर्स जो हैं फेमिनिस्ट थे ना, जिनको हमने पढ़ा, जैसे वर्जीनिया वुल्फ है, फिर एक और जो है लार्किन है, ये सारे इसी मूवमेंट के लोग हैं। तो मुझे थोड़ा लगा कि जो नहीं, जेंडर स्टडीज है वो अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि पहले ही मैंने पढ़ा हुआ है, फिर पहले आपने जो ज़्यादा पढ़ा है
वो जाहिर सी बात है इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा है ना एज कम्पेयर टू जेंडर स्टडीज़। तो फिर जी जी ये सोच के कर रहे हो तो फिर वो बेहतर है इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, ओके। जी क्योंकि मुझे थैंक जेंडर स्टडीज जो है ना एक छोटा सा पार्ट लगता है ना इंग्लिश लिटरेचर का, तो लिटरेचर का बहुत बड़ा बीच में स्कोप है। यानी एक लिटरेचर है ना, बहुत काफी लॉन्ग टाइम पीरियड की हिस्ट्री है ये सारी, तो वो राइटर्स की हिस्ट्री भी साथ साथ में पड़ी हुई है, जिनमें से अच्छा। फेमिनिज्म जो है वो एक और है। जी नहीं, वो फेमिनिज्म एक छोटा सा पार्ट होगा, उसकी वजह से आप जेंडर स्टडीज़ ना उठाएं, बल्कि मैं समझता हूँ कि जेंडर स्टडीज़ बहुत ज़्यादा लोग उठाते हैं तो हो सकता है कि आप उसका स्कोर जो है वो कम आना शुरू हो जाए, उसकी वजह मैंने आपको बताई। तो आप पहले सिलेबस देखें और पास पेपर देखें कि पास पेपर्स अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं ऑलरेडी, चाहे वो जेंडर के हों या फिर लिटरेचर के हों, तो फिर वो वाले उठाएं। पास पेपर्स आप शुड बी दी वो मेयरमेंट जो कि आपको ऑप्ट करने या ना करने की डिसीजन लेने में मदद करेगा, ठीक है। ठीक है, पास थैंक पेपर्स यू। देखें, क्वेश्चंस देखें कि वो आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं, ठीक है जी, थैंक यू। मैंने देखे थे इसके पास पेपर्स और भी, लेकिन जो है ना मुझे काफी इजी लगा था पेपर, यानी ऐसे लिटरेचर क्वेश्चन वाला, थे जिनमें के। जी जी, लिटरेचर तो वाला। फिर वही ऑप्ट करें, फिर वही ऑप्ट करें, फिर चलिए, बाकी कोई ठीक। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप ठीक है, ठीक थैंक है। यू। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आफ्टर ग्रेजुएशन नदीम पूछते हैं, आई हैव सीन most of the aspirants dedicate all the time to CSS and in the end they get nothing. What will be your suggestion for them? What is the proper strategy? They got nothing in terms of their desired thing or job. ये ऑलरेडी इसके ऊपर मैं इसी सेशन के ऊपर बात कर चुका हूँ नदीम, शायद आप नहीं थे, अदरवाइज इट इज जर्नी ऑफ नॉलेज। हाँ, नॉलेज मिलती है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आप CSS की प्रिपरेशन की वजह से सीखते हैं, अगर आप पास नहीं भी होते, ठीक है, पास होते हैं तो ज़ाहिर है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 98-97% लोग फेल हो रहे हैं हर साल, और वो लोग वो होते हैं जो साल 2 साल 3 साल वेस्ट कर रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपेयर नहीं हो रहे होते, तकरीबन 3-4-5 लाख हर साल तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन फेल होते हैं। तो नदीम, मेरी सजेशन उनके लिए ये है कि वो जॉब करें, और जॉब के साथ साथ जॉब या बिजनेस या स्टडी कुछ भी एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्योंकि ये लाइफ जो है ना इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं आपकी लाइफ के, ठीक है। तो ये आपने जॉब वगैरह करनी है पार्ट टाइम करें, यानी कि 8 घंटे आप CSS के निकालें और बाकी चीज़ जो है, फिर उसकी वजह से ज़ाहिर है आपके एंटरटेनमेंट के टाइम या सोशल मीडिया का टाइम, लोगों के साथ घूमने फिरने का टाइम वो आपका नहीं रहेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप फिर पछताएंगे नहीं कि 3-4 साल मैंने ज़ाया कर लिए CSS के पीछे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ आप करें, और हो सकती हैं अपने आपको ट्राई करें, को चैलेंज एक्सेप्ट करें, ठीक है। अहमद कहते हैं CSS इज जस्ट अ लव, आई डोंट नो व्हाट डू यू वांट टू से। प्रोबेबली आप बोल रहे हैं कि CSS आपके लिए जो है वो पैशन है, मोहब्बत है, तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन एक मोहब्बत के पीछे पूरी ज़िंदगी तो आप बर्बाद नहीं करते ना, कुछ दूसरी चीज़ें भी तो कर रहे होते ना आप, तो दूसरी चीज़ें भी करें। तो आई थिंक दैट्स इट। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपलोड कर दूँ यूट्यूब के ऊपर, और लिंक भी शेयर कर दूँ सबके साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। हम अब ये सेशन अगले मंथ करेंगे, अगस्त के एंड में। बाय बाय।